1795 अधिनियम 11 बना करके ब्रिटिश हुकूमत ने तत्कालीन सूद समाज के लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। पाखंड से दूर जाना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जी ने तथागत बुद्ध जी किसी बात को मान करके आप लोगों के बीच में कहा था। मैं आप सब लोगों से एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि आपका हर दिन का एक लक्ष्य होना चाहिए। आप अपने जैसे लोगों को अगर खोज नहीं सकते, अपने जैसे लोगों को अगर बना नहीं सकते, अपने जैसे लोगों की आप जमात नहीं तैयार कर सकते, तो इस भारत की धरती पर आप परिवर्तन की उम्मीद मत करना। अगर करना चाहते हो तो आपको तय करना होगा कि मुझे अपने जैसा बनाना है, मुझे अपने जैसा बनाना है। हमें बुद्ध के अनुयायियों को बनाना है, हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी तैयार करना है। अगर इस विषय पर आप चर्चा करने का काम नहीं करते हो, आगे बढ़ने का काम नहीं करते हो, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई परिवर्तन हमारे आपके जीवन में कुछ होने वाला। सम्मानित साथियों, सभी विषयों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा और न ही किसी विषय की पुनरावृत्ति करने का कार्य करूंगा। विषय बहुत सारे हैं। पाखंडवाद, जो धर्म का पाखंडवाद का स्वरूप आप लोगों के बीच में देता। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और इसलिए मैं आपको राजनीति से उसका संबंध क्या है जरूर आपको बताना चाहूं। सम्मानित साथियों, पूरी दुनिया का इतिहास आप पढ़ लो। जब लोकतंत्र नहीं था, लोक शासन अपने तलवार के दम पर किया करते थे, उस समय भी दूसरे लोग शासन किया करते थे। धर्म क्या है? समाज प्रशासन करने का एक तरीका है। और जो लोग तलवार के दम पर सत्ता नहीं हासिल करते, वो लोग धर्म की ताकत से सत्ता को छीनने का काम करते हैं, फिर सत्ता चलाने का काम करते हैं। और हमारे लोग जाने अनजाने उनके अनुयायी बन जाते हैं। धर्म क्या है? कौन सी क्रिया का नाम है? सिस्टम ऑफ लिविंग। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे धर्म क्या है। सिस्टम ऑफ लिविंग हमारे आपके जीवन जीने का एक तरीका है। हम परिवार में, समाज में, देश में एक अच्छा कैसा वातावरण बनाए, कैसे हम लोग एक अच्छा भाईचारा बनाए जिससे समाज में खुशहाली हो, समाज में द्वेष ना हो। इस तरीके के जो कार्य करते हैं वह धर्म है। लेकिन आपको जो बताया जाता है कि धर्म वह कार्य है जो इस धरती के काम नहीं आता, उस दुनिया के काम आता है जिस दुनिया का कोई आज तक प्रमाण नहीं मिला। सम्मानित साथियों, अभी बहुत धर्म की चर्चा हो रही है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हो या न रखते हो, उस पर मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलूंगा तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होते भर टेलीविजन पर, चैनल पर चर्चा होगी और बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी और मेरे खिलाफ मुकदमे जरूर लिखे जाएंगे। मैंने थोड़ा सा सवाल किया था कि थोड़े दिनों पहले ट्विटर पर मैंने लिखा था, रामचरितमानस की एक लाइन लिखा था जिसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य गावहि संता। क्या था? सापत ताड़त परुष कहंता, पुरुष नहीं, परुष कहंता, कई वचन कड़वा, विप्र पूज्य असगावहि संता। अब पूज्य विप्र सकल गुणहीना, कहीं कहीं पर सील लिखा है, पूज्य विप्र सील गुणहीना शुद्ध निर्गुण ज्ञान प्रवीणा। मैंने उस पर लिखा, ट्विटर की है, ट्विटर हैंडल पर हमने लिखा, इसमें जो टीकाकार ने व्याख्या की है रामचरितमानस की उस पुस्तक में, उस ग्रंथ में जो व्याख्या की गई है डॉक्टर आर.के. वर्मा ने नहीं की, वो टीकाकार ने व्याख्या करी है जिसमें साफ साफ लिखा है कि साथ देता हुआ, कड़े वचन गाली देता हुआ, अनाचारी, कितना भी कुकृत्य करता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है और सभी गुणों में प्रवीण विद्वान भी पूजनीय नहीं हो सकता है। मैंने कहा था कि आज भारत के संविधान में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें मौलिक अधिकार दिया है और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15 में जो बात कही गई है, इस देश के किसी नागरिक के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, रंग के आधार पर मैंने उसको यही संकेत किया था कि ये लाइनें रामचरितमानस की लाइनें भेद पैदा करने का काम कर रही हैं, किसी जाति विशेष को नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने उसकी व्याख्या करने का काम किया। एक और का
शिक्षा होता है, आप सब भी उस पर चर्चा कर लेना। मैं पूछना चाहता हूं कि 600 वर्षों से उस ग्रंथ में जिस टीकाकार ने व्याख्या दी है, और 600 वर्षों से जो एक बहुसंख्यक समाज ने गाली और अपमान सहा है, उसकी जवाबदेही किसकी है? अगर सरकार कहती है कि उसका अर्थ गलत लिखा है, तो उस प्रेस को बंद करवाने का काम क्यों नहीं करती, और उस टीकाकार के खिलाफ मुकदमा लेकर जेल भेजने का काम क्यों नहीं करती? सम्मानित साथियों, इस पर किसी का जवाब नहीं आता, इस पर किसी का जवाब नहीं आता, पर उनकी भावनाएं हट हो जाती हैं। लेकिन इस देश के 97% लोगों की भावना क्या है, इसकी परवाह कोई नहीं करता है, इसकी परवाह कोई नहीं करता। कहीं पर लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, अधम जाति में विद्या पाए, भयो यथा अहि दूध पिलाए। आप सोचिए, अधम मतलब निम्न जाति में विद्या पाए। निम्न जाति वाला व्यक्ति अगर शिक्षित हो गया या आपने शिक्षा दे दिया, तो ठीक वैसा ही होगा जैसे आपने सांप को दूध पिलाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, वो अधम जातियां कौन है? वो अधम जातियां कौन है जो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के सामने, आज के पंद्रह के सामने उसको चुनौती देने का काम कर रहे हैं? किस देश का नीच विरासती का कौन व्यक्ति है जो शिक्षा पाता है, तो सर्व की तरीके से इस देश और समाज के लिए काम करता है? ये गालियां किसके लिए दी जा रही, ये बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने जिनके अंदर शौर्य नहीं था, पराक्रम नहीं था, देश में सत्ता करने का, सत्ता हासिल करने का, उन लोगों ने इसी जरिए पुनर्जन्म, भाग्यवाद, इसी जरिए अपनी सत्ता को समाज में कायम करने का काम किया। हम उसी समाज में जन्मे हैं। तो अभी कह रहे थे आदरणीय संबोधन जी कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, इतिहास नहीं पढ़ता, वो इतिहास न बना सकता है, न इतिहास लिख सकता है। इसलिए आज की पीढ़ियों को जानना पड़ेगा कि वह वक्त कौन सा था जब यहाँ के बहुसंख्यक समाज की महिलाएं अपने तन पर कपड़ा रखने का अधिकार नहीं पाती थी, अपने स्तन तक को ढकने का अधिकार नहीं पाती थी। हम उसी समाज में पैदा हुए हैं, हम उसी समाज में पैदा हुए हैं। ये पीड़ा हमारे नई नई पीढ़ियों को होना चाहिए। लेकिन समाज साथियों, आज इन मूल्यों की कोई चर्चा नहीं होती। एक दौर वह भी था जो आज का बहुसंख्यक समाज, तत्कालीन जो उस समय का शूद्र समाज था, जिसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। अगर उसके घर में संपत्ति पाई जाती थी तो उसके तल पर इतने कोड़े बरसाए जाते थे जब तक उसकी चमड़ी नहीं छिल जाती थी। बुजुर्गों से आपने कहावत सुनी होगी, क्या कहावत थी? चमड़ी चली जाए लेकिन दबड़ी न जाए। उस समय दबड़ी संपत्ति का हिस्सा होती थी। उस समय संपत्ति रुपए और पैसे में नहीं होती थी, कौड़ी और दबड़ी के रूप में संपत्ति होती थी। और अगर शूद्र के घर में संपत्ति पाई जाती थी, अगर अर्थात दबड़ी पाई जाती थी, तो तब तक कोड़े लगते थे जब तक चमड़ी नहीं चली जाती थी। ये व्यवस्था थी, ये सामाजिक व्यवस्था थी, ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। 1795 में अधिनियम 11 बनाने का काम किया ब्रिटिश हुकूमत ने। 1795 में अधिनियम 11 बना करके ब्रिटिश हुकूमत ने तत्कालीन शूद्र समाज के लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। समान न्याय मिलने का अधिकार नहीं था। एक ही अपराध की अलग अलग तरीके से सजाएं निर्धारित करने की व्यवस्था होती थी। कोई अनाचार करता था, दुराचार करता था, हत्या करता था, तो उसको डांट करके हटाने का प्रावधान था, या तो उसको कुछ गायों को दान करने का प्रावधान था। वही दूसरे वर्ग का व्यक्ति अगर उससे अपराध होता था तो पत्थर मार मार करके उसकी जान निकालने की सजा सुनाने का काम किया जाता था। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, यह हमारे समाज का हिस्सा है, इस देश का हिस्सा रही है, इस देश के इतिहास का हिस्सा रही है। शुद्धिकरण की एक परंपरा आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। इतिहास के पन्नों को उठा करके खोलिए और पढ़िए। जब तत्कालीन शूद्र समाज के लोगों की, उनकी बेटियों की शादी होती थी, शुद्धिकरण के लिए अपने परिवार में, अपने ससुराल में नहीं जाती थी, कि नहीं आओ के घर से दिन रात गुजारना पड़ता था। इससे बड़ा
संसार करने वाली बात कौन सी हो सकती है? इससे बड़ा संसार करने वाली बात कौन सी हो सकती है? देवियों की पूजा करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे इस भारत की धरती पर नारियों के साथ कितना अन्याय अत्याचार हुआ। दासी प्रथा को बंद कराने का काम ब्रिटिश हुकूमत ने किया। ऐसी ऐसी परंपराएं लोगों हमारे आपके बीच में बनाई कि मानवता शर्मसार होती है। और वो पढ़ते हैं, सुनते हैं तो सीना फट जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज जो धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा है, उस पाखंड का विरोध करो और तब तक विरोध करो जब तक आपकी चाय की दुकान पर इसकी चर्चा ना हो, जब तक फिर चर्चा ना हो। डॉक्टर आर के वर्मा नहीं कर रहे हैं, न जाने कितने महापुरुषों ने बातों को उठाया, लेकिन क्या वजह रही है? क्या वजह रही है? उठने के बाद कुछ समय तक हम सब याद रखते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जहां तक मैं अभी तक समझ पाया, लोगों के मन में डर पैदा होता है, ईश्वर का डर पैदा होता है, कहीं आत्मा का डर पैदा होता है, कहीं पुनर्जन्म और भाग्यवान को लेकर के लोग विचलित होते हैं। तथागत गौतम बुद्ध जैसे न जाने दुनिया के कितने दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित किया है कि इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को चलाने वाला कोई और नहीं है। इस सृष्टि को चलती है स्वयं अपने सिद्धांत से, अपने ही सिद्धांतों से चलती है, अपने ही कारणों से चलती है। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध जी के बौद्ध दर्शन में लिखा गया प्रतीक समुपपादवाद का सिद्धांत, आज का जो कारणवाद का सिद्धांत था, जो न्यूटन का सिद्धांत है, जब आप बौद्ध धर्म का अध्ययन करने का कार्य करेंगे तब आपको लगेगा कि आज के जो वैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं वो हमारे बौद्ध दर्शन के सिद्धांत हैं और उन पर आज प्रयोग करके दुनिया के न जाने कितने देश तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम क्या हैं? हम सुबह से लेकर के शाम तक वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए हैं। सुबह उठते टूथपेस्ट करते हो, वैज्ञानिकों की उपलब्धि से दिया हुआ है। खाना खाते हो, जिस बर्तन में खाना बनता है, जिस रसोई गैस से खाना बनता है, सब कुछ वैज्ञानिक उपलब्धि है, वैज्ञानिक संसाधन से बनता है। आप यहाँ पर चल करके आए हो, जिस गाड़ी से चल करके आए हो, या आपके हाथों का मोबाइल हो, या आपके घर का फ्रिज हो, टेलीविजन हो, कोई भी संसाधन हो, सुबह से लेकर के आप शाम तक केवल वैज्ञानिक संसाधनों पर जीवन जीने का काम करते हो। लेकिन वैज्ञानिक विचारधारा को मानोगे नहीं, वैज्ञानिक विचारधारा को मानोगे नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? हम जिसका सुबह से लेकर के शाम तक खाते हैं, जिसका सुबह से लेकर के शाम तक इंतजार करते हैं, जिसके बगैर रातों को हमें नींद नहीं आती, लेकिन उस सिद्धांत को, इस विचार को मान नहीं सकते। हम तो विचारों को मानने का काम करते हैं जो आज तक इस दुनिया में कुछ देने का काम नहीं किया। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऊर्जा का परिवर्तन होता है सृष्टि में, चाहे जीवित हो मृत हो। जो लोग कहते हैं किसी और के इशारे पर चलती है, मैं पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से, किसी ने कह दिया कि आपको मानव का शरीर मिला है, ईश्वर ने निर्धारित कर दिया है कितने वर्ष की उम्र आपकी है, आप मानव हो, आपने स्वीकार कर लिया। लेकिन जिस मैं माइक से बोल रहा हूँ इसकी भी उम्र निर्धारित है, आपके टेलीफोन की भी उम्र निर्धारित है, जिस सोफे पर बैठे हो, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसकी भी उम्र निर्धारित है, और जिस बिल्डिंग के भीतर कार्यक्रम हो रहा है इसकी भी उम्र निर्धारित है। किसने किया है निर्धारण? किसने किया है निर्धारण? जब इसके अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, बिल्डिंग अपने आप धराशायी हो जाएगी। जिस कुर्सी पर, जिस सोफे पर आप बैठे हो, जिस दिन उसके अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, वह कुर्सी स्वतः अपने आप टूट कर इसी पृथ्वी में विलीन हो जाएगी। जो दार्शनिकों का जो सिद्धांत रहा है, यथा पिंडी तथा ब्रह्मांड, अर्थात इस ब्रह्मांड का एक वस्तु भी सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है, चाहे वो जीवित हो चाहे अजीवित हो, चाहे वो जीवित हो चाहे अजीवित हो। हम जीवित हैं इसलिए मर रहे हैं, लेकिन जो निर्जीव है वह भी नष्ट होती है, और नष्ट होकर के इसी सृष्टि में, इसी धरती में विलीन होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऊर्जा का परिवर्तन होता है। जो तथागत गौतम बुद्ध जी ने बताया उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। उसी सिद्धांत के आधार पर आप चाइना से लेकर के दुनिया के बड़े बड़े देशों में तरक्की हो रही है, नए नए सिद्धांतों पर खोज हो रही है।
इसलिए सम्मानित साथियों में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पाखंड से दूर हट जाना, पाखंड से दूर जाना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जी तथागत बुद्ध जी किसी बात को मान करके आप लोगों के बीच में कहा था, क्या कहा था कि किसी बात को आप मत स्वीकार कर लेना किसको मैं कह रहा हूँ, या किसे भी मत स्वीकार कर लेना जैसा सदियों से चली आ रही कोई परंपरा है, या किसे भी मत स्वीकार कर लेना कि किसी बहुत बड़े ग्रंथ में पुस्तक में लिखी गई है, या किसी भी मत स्वीकार कर लेना कि सदियों से ऐसा आपके पूर्वज करते चले आ रहे, बल्कि उसको आप तभी स्वीकार करना जब आपके तत्कालीन तर्क की कसौटी पर खरा उतरा। यही विज्ञान है, यही बुद्ध है, यही कहना है। इसलिए हमारी साथियों में आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप नई पीढ़ियों को तैयार करना चाहते, इस देश में सत्ता का अधिकार पाना चाहते, इस देश में आप न्याय पाना चाहते हैं और मनुष्य की तरीके से जीवन यापन करना चाहते हैं, तो आपको एक संकल्प ले लेना होगा। हमको पाखंड से दूर हट करके हमको विज्ञानवाद बनाना होगा। और जो लोग विज्ञानवाद का विरोध कर रहे हैं, जो लोगों ने जातियां बनाई, आज तो हम जातियों का नाम लेने लगे तो लोग जातियों की एकता से घबरा गए। इसलिए कहते हैं कि लोग जातियों में बांट करके देश को कमजोर करना चाहते हैं। कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बात आई कि जातियों की बात करते हैं, लेकिन सम्मानित साथियों में पूछना चाहता हूँ कि जातियों के नाम पर जब आप घबराते हो, इस देश की धरती पर उनका भी कुछ हिस्सा है। जब हिस्सेदारी मांगने की बात आती है तो चले जाते हैं यहाँ से ये जाति का नाम लेने का काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की धारा कैसे पूरी होगी? जिस समाज का बेटा अभी तक सिपाही नहीं बन पाया, जिस समाज का बेटा अभी डॉक्टर इंजीनियर IAS नहीं बन पाया, जिस समाज का बेटा अभी न्यायपालिका में नहीं जा पाया, उसको अधिकार कब मिलेगा? अभी यहाँ पर केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2018 को जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और कमेटी को एक निर्देश दिया गया कि आप तैयारी कर लो कि आरक्षण का फायदा कितनी जातियों को मिला। बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके बीच में अफवाहें पैदा करने का काम करते। एक दिन मैं एनजीओ में बैठा था और मैंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मैंने बात करी तो लोगों ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये सारे के सारे एसडीएम यादव बिरादरी के थे। मैंने कहा चलिए हम सब लोग इसका परीक्षण कर लेते हैं। उस समय में समाजवादी पार्टी में नहीं था, उस समय में समाजवादी पार्टी में नहीं था। जब सारा का सारा परीक्षण किया गया तो पता चला कि लोक सेवा आयोग से जितने एसडीएम बने थे, यादव से तो ज्यादा कुर्मी बने थे। लेकिन जो कुर्मी के नाम के आगे किसी के सामने कटियार था, किसी के सामने सजाद था, किसी के सामने पटेल था, किसी के सामने निरंजन था, किसी के सामने उमराव था, किसी के सामने अखबार था, लोग समझ नहीं पाए। लोग उस अफवाह उस गलत बात को भी सही मान करके अपने मन के भीतर भ्रांति पैदा कर लिया कि शायद समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो लोक सेवा आयोग में क्यों यादव की भर्ती हुई है। सम्मानित साथियों, झूठा करते हैं, इसका मैं बारंबार खंडन करता हूँ, चुनौती देता हूँ, इसका परीक्षण करवा करके देख लो। लेकिन आज हम जातिवाद की बात कर रहे हैं। जस्टिस रोहिणी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वह कमेटी पिछड़े समाज के लोगों को, अनुसूचित समाज के लोगों को खंड खंड में तोड़ना चाहती है। और तोड़ना इसलिए चाहती है कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो चाहे पिछड़े समाज का व्यक्ति हो या अनुसूचित समाज का व्यक्ति हो, वह सब एक बैनर के नीचे जब आता है और सामाजिक न्याय की बात करता है कि बता दो मुझे विश्वविद्यालयों में हमारी हिस्सेदारी क्या है, बता दो हमारी पीओ में हिस्सेदारी क्या है, बता दो हमारी न्यायपालिकाओं में हिस्सेदारी क्या है, बता दो हमारी सचिवालयों में हिस्सेदारी क्या है, बता दो हमारी ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदारी क्या है। उत्तर प्रदेश में जितने प्रमुख सचिव बने हैं, जितने उपप्रमुख सचिव बने हैं, जितने विशेष सचिव बने हैं, इसमें पिछड़े अनुसूचित समाज के लोगों की हिस्सेदारी क्या है बता दो। सरकार बताने को तैयार नहीं होती है, लेकिन उनको पता है कि जब जातीयता का आ जाएगा उनको पता चल जाएगा कि पिछड़ी जाति में रहने वाला व्यक्ति 60% से ज्यादा है, ये 27% की बात रखने वाला 80 ये 20% से ज्यादा हो चुका है। तब ये बात यहाँ से उठेगी, तब समाज के भीतर से यह बात उठने लगेगी कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करो। तब सिपाही के पद से लेकर के लेखपाल के पद से लेकर के पीएमओ ऑफिस तक, आपकी लेखपाल के पद से सीएम के ऑफिस तक लोग ये बात को करने लगेंगे कि हमारी संख्या के अनुरूप हमारी भागीदारी देने का काम करिए। तब सरकार को पता है कि तब सत्ता चली जाएगी इनके हाथों से, तब सरकार चली जाएगी इनके हाथों से।
बनाने के बच्चों में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, इन लोगों ने तो घर पैदा करने का काम किया कि यादव बिरादरी ने कुर्मी के आरक्षण का फायदा उठा लिया। मौर्य के बीच में गए तो बोले कि पटेल ने मौर्य का आरक्षण का फायदा उठा लिया, और जो मौर्य के बीच में गए, पाल के बीच में गए तो बोले मौर्य ने पाल के आरक्षण का फायदा उठा लिया। आपकी जातियों को तोड़ करके जिस तरीके से अभी तक इन लोगों ने जो जाति का व्यवस्था किया, ऊंचा नीचा एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सीढ़ियों पर सीढ़ियां हजारों सीढ़ियां बनाने का काम किया। उनको पता है कि हम एकजुट हो जाएंगे जब इनको पता चल जाएगा कि आज भारत की धरती पर कितनी आबादी इनकी है। उस आबादी के सापेक्ष न्यायपालिका में, विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में, प्राथमिक विद्यालयों में और पीएमओ ऑफिस में, सीएम के ऑफिस में इनकी संख्या के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी वहां पर कितनी है। जब यह आवाज उठने लगेगी तब सामाजिक न्याय का आंदोलन शुरू होगा, और तब गलत नीयत से शासन करने वाले लोग से भागने का काम करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।